एडू नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के निर्माण की पूरी कहानी को समझने जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज बनने की कहानी नहीं है, ये एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है। हाँ, तो हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं जो हमें इस सफर पर ले जाएंगी कि संविधान सभा कैसे बनी, कौन कौन सी समितियां थीं और इसके पीछे का ऐतिहासिक संदर्भ क्या था। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड 1, भारत की संविधान सभा। तो यहीं से दुनिया के सबसे विशाल संविधान के निर्माण की गाथा शुरू होती है। बिल्कुल, ये वो सभा थी जिस पर एक नए स्वतंत्र भारत की नींव रखने की जिम्मेदारी थी। स्लाइड 2, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस सभा का आधार क्या था? इसका आधार था 1946 का कैबिनेट मिशन। ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था। अच्छा, कैबिनेट मिशन। और इस मिशन में कौन कौन थे? इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, फिर सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस मिशन का एक मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना तो था ही, पर साथ ही उस समय भारत के विभाजन की मांग को अस्वीकार करना भी था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने एक संयुक्त भारत का प्रस्ताव रखा था। स्लाइड 3, तो मिशन के बाद सभा की संरचना कैसी थी? मतलब कुल कितनी सीटें थीं? शुरुआत में कुल 389 सीटें तय की गईं। 389? हाँ, और इनका बंटवारा भी बहुत सोचा समझा था। 292 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थी। ठीक है। 93 सीटें देसी रियासतों से और 4 सीटें चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थी। एक मिनट, ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? ये 4 क्षेत्र थे, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। आप इन्हें आज के यूनियन टेरिटरीज जैसा समझ सकते हैं। समझ गए। और 1946 के चुनावों के नतीजे भी देखने लायक हैं। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें मिली। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि 31 अक्टूबर 1947 को, मतलब विभाजन के बाद, सभा की संरचना पर क्या असर पड़ा। हाँ, वो तो पूरी तरह बदल गई होगी। हाँ, कुल सदस्य 389 से घटकर 299 रह गए, जिसमें 229 प्रांतीय सदस्य और 70 देसी रियासतों के सदस्य थे। स्लाइड 4, ठीक है, तो सभा बन गई। अब इसकी बैठकें कैसे हुई? देखिए, 2 शुरुआती बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसमें 207 सदस्य शामिल हुए। लेकिन एक बड़ी बात यह थी कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। बिल्कुल, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, जो कि आगे की राजनीति का एक बड़ा संकेत था। और दूसरी बैठक वो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें सभा को स्थायी अध्यक्ष मिल गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। स्लाइड 5, अब बात करते हैं उस दस्तावेज की जिसे संविधान की आत्मा की नींव कहा जा सकता है, उद्देश्य प्रस्ताव। बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। इसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को सभा के सामने प्रस्तुत किया था। और इसे मंजूरी कब मिली? इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और सबसे फैसिनेट करने वाली बात यह है कि यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना। एग्जैक्टली, वही प्रस्तावना जो हम भारत के लोक से शुरू होती है। स्लाइड 6, संविधान बनाना एक बहुत बड़ा काम था, तो इसे करने के लिए कई समितियां बनाई गई होंगी, है ना? हाँ, काम को बांटने के लिए कई सारी कमिटीज थीं। कुछ प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के पास संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति थी। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। ये बहुत ही क्रूशल कमिटीज थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और वित्त एवं स्टाफ समिति का काम देख रहे थे। मतलब सभा कैसे चलेगी ये सब। स्लाइड 7, सारी समितियों में से शायद सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। सही कहा। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और इसमें कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष को मिलाकर। हाँ, अध्यक्ष के अलावा 6 और सदस्य थे, एन. गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। यहाँ 2 नाम और दिख रहे हैं जो बाद में शामिल हुए। हाँ, ये जानना रोचक है। बी.एल. मित्र के इस्तीफे के बाद
एन माधवराव सदस्य बने अच्छा, और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी को समिति में शामिल किया गया। स्लाइड 8। तो इस पूरे काम में कुल कितना समय और मेहनत लगी? संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन। जी, और इस पर लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया और संविधान के प्रारूप पर मतलब ड्राफ्ट पर 114 दिनों तक बहस हुई। 114 दिन सिर्फ बहस। इसके लागू होने की प्रक्रिया में 3 वाचन या रीडिंग्स का भी जिक्र आता है। हाँ, ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। पहला वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 तक चला। ठीक है। दूसरा वाचन सबसे लंबा था, जो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इसी में सबसे ज्यादा बहस और संशोधन हुए। और तीसरा और अंतिम वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 को हुआ और फिर इसे पारित कर दिया गया। स्लाइड 9। अक्सर 2 तारीखों को लेकर कंफ्यूजन होता है, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। चलिए इसे समझते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत या अडॉप्ट किया गया था। इसीलिए इसे संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल। इस दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और नागरिकता, चुनाव और शपथ जैसे कुछ जरूरी अनुच्छेद मतलब कुल 15+1 तुरंत लागू कर दिए गए। क्योंकि देश चलाने के लिए इनकी तुरंत जरूरत थी। हाँ। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? उस दिन संविधान को पूरी तरह से लागू या एनफोर्स किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस तारीख को चुनने के पीछे एक ऐतिहासिक कारण था। जी, 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। उसी की याद में ये तारीख चुनी गई। स्लाइड 10। संविधान सभा ने सिर्फ संविधान ही नहीं बनाया, बल्कि कुछ और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बिल्कुल, वो उस समय की संसद की तरह भी काम कर रही थी। जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, तिरंगे को। हाँ, फिर मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की गई और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वो 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले। सही। स्लाइड 11। चलिए अब कुछ ऐसे रोचक तथ्य जानते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि संविधान सभा की मोहर का प्रतीक हाथी था। अच्छा। और संवैधानिक सलाहकार BN राव थे और सचिव HBR अयंगर थे। एक बहुत ही सुंदर तथ्य ये है कि मूल संविधान को हाथ से लिखा गया था। हाँ, ये तो कमाल की बात है। इसके सुलेखक यानी कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, जिन्होंने इसे इटैलिक शैली में लिखा। और इस पर सजावट का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया। जी, नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने। और सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। स्लाइड 12। कहा जाता है कि हमारा संविधान कई देशों के संविधानों से प्रेरित है। तो देखते हैं कहां से क्या लिया गया। हाँ, प्रमुख स्रोतों में यूके से मतलब ब्रिटेन से संसदीय शासन और एकल नागरिकता ली गई, सिंगल सिटीजनशिप। राइट। USA से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और महाभियोग की प्रक्रिया ली गई, फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत जरूरी था। बिल्कुल। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए, कनाडा से संघीय व्यवस्था, पूर्व USSR यानी रूस से मौलिक कर्तव्य और साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया। स्लाइड 13। हम फिर से प्रस्तावना पर आते हैं, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, जो बताता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। KM मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था। सही कहा, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण संशोधन का भी जिक्र जरूरी है। 42वां संशोधन। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि 1976 में हुए 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, सेक्युलर और अखंडता। ये शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे? नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। स्लाइड 14। तो मूल संविधान और आज के संविधान में क्या अंतर है? जब 1950 में संविधान लागू हुआ, तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। जी, आज की स्थिति देखें तो गणना के अनुसार 25 भाग, 470 से ज्यादा अनुच्छेद हैं। हालांकि आखिरी क्रमांक 395 है। हाँ, क्रमांक वही है और 12 अनुसूचियां हैं,
9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां बाद में संशोधनों द्वारा जोड़ी गईं। स्लाइड 15। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत का संविधान सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान ही नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का प्रहरी भी है। और समय के साथ इसमें जो बदलाव हुए हैं वो इसे एक जीवित दस्तावेज या लिविंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं। बिल्कुल, ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये समय के साथ बदलता है, विकसित होता है। तो ये था कैबिनेट मिशन से लेकर संविधान के लागू होने तक का सफर। हमने देखा कि कैसे अलग अलग विचारों और लंबी बहसों के बाद इस ऐतिहासिक दस्तावेज ने आकार लिया। सही है, संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, लेकिन साथ ही कुछ मौलिक कर्तव्यों की भी बात करता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये सोचने वाली बात है कि हम अपने अधिकारों के बारे में तो जानते हैं, पर क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतने ही जागरूक हैं? ये सवाल हम सबके लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार। आज हम भारत की संविधान सभा से जुड़े 25 सबसे जरूरी सवालों पर एक तेज और असरदार नजर डालने वाले हैं। बिल्कुल, ये उन सभी के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस अपने देश की नींव के बारे में अपनी जानकारी को और पक्का करना चाहते हैं। और ये सिर्फ तथ्य और तारीखें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो कहानी बताते हैं कि हमारा लोकतंत्र कैसे बना। हर सवाल एक जरूरी पड़ाव को दिखाता है। हम केवल जवाब ही नहीं, बल्कि उसके पीछे का क्यों और कैसे भी समझेंगे। तो अपनी नोटबुक तैयार रखें और चलिए इस ज्ञान के सफर पर। अब चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पर। हमारा पहला विषय है संविधान सभा की नींव। सवाल है कि इसका गठन किस योजना के तहत किया गया था? और इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन। जी, यहाँ ये जानना जरूरी है कि कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार ने भारत में सत्ता के एक शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए भेजा था। ये एक हाई लेवल मिशन था, है ना? ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है। बहुत बढ़िया। अब सीटों की बात करते हैं। शुरुआत में संविधान सभा में कुल कितनी सीटें तय की गई थी? शुरुआत में थी 389, लेकिन विभाजन के बाद ये संख्या तो घट गई थी। हाँ, और ये घटकर रह गई 299। तो ये अंतर बहुत बड़ा है। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के विभाजन के उस दर्दनाक सच को दिखाता है। 389 सीटों का बंटवारा भी बड़ा दिलचस्प था। वो कैसे? 292 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थीं, 93 देसी रियासतों से और 4 थीं चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। और विभाजन के बाद? विभाजन के बाद जो क्षेत्र पाकिस्तान बन गए, वहां के सदस्य चले गए और संख्या 299 रह गई। चलिए अब कुछ अहम तारीखों पर आते हैं। 9 दिसंबर 1946 को हुई पहली बैठक। उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी क्यों? ये एक दिलचस्प परंपरा पर आधारित था, जैसे फ्रांस में होता है। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, मतलब सम्मान देने के लिए? जी, ये सम्मान का प्रतीक था। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। और स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। इसके साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किए गए थे। जी, और वो थे BN राव। BN राव का योगदान कितना बड़ा माना जाता है? बहुत बड़ा, पर अक्सर उनकी चर्चा थोड़ी कम होती है। वो एक बेहतरीन ज्यूरिस्ट और सिविल सेवक थे। तो उनका मुख्य काम क्या था? पहला मसौदा तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका काम ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए एक आधार बना। अब आते हैं 13 दिसंबर 1946 पर। जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। हाँ, और यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो एक तरह से ये संविधान का दर्शन था। बिल्कुल, उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान की दिशा और दर्शन को तय किया। इसमें भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प था। और नागरिकों के लिए? सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। इतने बड़े काम को करने के लिए कई समितियां बनाई गई होंगी, है ना? हाँ, बहुत सारे। जैसे संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। इनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जी, और वहीं दूसरी तरफ प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों पर समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये काम का एक बहुत सोचा समझा बंटवारा लगता है। ये बहुत ही कुशल विभाजन था। नेहरू जी ने केंद्र सरकार की शक्तियों से संबंधित समितियों को संभाला और पटेल जी ने?
पटेल जी ने प्रांतों को एक साथ लाने और नागरिकों के अधिकारों को तय करने जैसे महत्वपूर्ण काम की अध्यक्षता की। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण समिति की, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ, इसका गठन हुआ 19 अगस्त 1947 को और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बिल्कुल। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य? हाँ, जिनमें के मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला जैसे दिग्गज शामिल थे। एक सवाल जो अक्सर आता है, क्या जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य थे? नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। नेहरू जी इस समिति के सदस्य नहीं थे, वो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? पूरे 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन। ये आंकड़े दिखाते हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितनी विस्तृत और गहन थी। और इस पे खर्च कितना आया था? उस समय के हिसाब से लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। और पता है, 114 दिनों तक इस पर बहस चली थी। 114 दिन? जी, हर पहलू पर लंबी बहस हुई ताकि एक मजबूत और टिकाऊ दस्तावेज तैयार हो सके। अब 2 बहुत जरूरी तारीखें। हाँ। संविधान को अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। हाँ, जिसे अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। ऐसा क्यों? 2 महीने का इंतजार क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरा ऐतिहासिक कारण है। वो क्या? बात 1930 की है। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। अच्छा। तो उसी ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। अब कुछ और जरूरी तारीखें। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत? राष्ट्रगान यानी जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। मतलब गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले? जी, ये इस बात का प्रतीक था कि राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब कुछ मजेदार तथ्य। मैंने सुना है संविधान सभा की एक मुहर यानी सील भी थी। हाँ, और वो थी हाथी की। हाथी? जी, और मूल संविधान के सुलेखक मतलब कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये हाथ से लिखा गया था? हाँ, उन्होंने इसे बहुत ही सुंदर इटालिक लिखावट में अपने हाथ से लिखा था। ये तो कमाल है। और एक और दिलचस्प बात, K.M. मुंशी ने प्रस्तावना यानी प्रेम बिल को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था। राजनीतिक जन्म कुंडली मतलब पॉलिटिकल हॉरोस्कोप? जी, इसका मतलब था कि प्रस्तावना हमारे राष्ट्र के भविष्य के सपनों और वादों का दस्तावेज है। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के कई संविधानों से प्रेरणा ली थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार USA से लिया गया। और नीति निर्देशक तत्व DPSP? वो आयरलैंड से प्रेरित हैं। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो ये नकल नहीं थी? नहीं, ये नकल नहीं थी। यह दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालना था। अंत में मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। और बाद में प्रस्तावना में भी कुछ शब्द जोड़े गए? जी, 1976 में 42nd संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस संशोधन को तो लघु संविधान भी कहते हैं? हाँ, क्योंकि इसने संविधान में कई बड़े बदलाव किए थे और प्रस्तावना में जोड़े गए ये 3 शब्द हमारे राष्ट्र के चरित्र को और ज्यादा स्पष्ट करते हैं। तो ये थी हमारी संविधान सभा के 25 महत्वपूर्ण सवालों पर एक तेज और गहरी चर्चा। उम्मीद है इसने आपके ज्ञान को ताज़ा कर दिया होगा। बिल्कुल। इन सवालों के माध्यम से हमने सिर्फ तथ्य नहीं दोहराए, बल्कि एक राष्ट्र के जन्म की कहानी को फिर से जिया है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, भारत का संविधान एक जीवित दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। जी, और यह हमें एक अंतिम विचार के लिए प्रेरित करता है। आज 75 साल से भी ज्यादा समय बाद एक जीवित दस्तावेज होने का क्या मतलब है? हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन और समाज में कैसे सांस लेते और विकसित होते हुए देखते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।